गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों आज डबल हेडर का जो दूसरा मैच है जो कि चेन्नई और बेंगलोर के बीच में खेला जाएगा, इसके बारे में हम आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। अब सभी लोगों के दिमाग में एक बात ये चल रही होगी कि बेंगलोर इस मैच को बहुत आराम से जीत लेगी। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो प्रेडिक्शन हमने दिल्ली वाला किया था ना, वैसा ही कुछ प्रेडिक्शन यहाँ भी आपको मिलेगा। दोस्तों बेंगलोर की टीम बहुत अच्छी है और चेन्नई की टीम बहुत अच्छा नहीं कर रही है। इस वजह से आप कह रहे हो कि बेंगलोर आराम से इस मैच को निकाल देगी, लेकिन एक सही कॉम्बिनेशन, चेन्नई का एक सही कॉम्बिनेशन बेंगलोर को परेशान कर सकता है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, यह मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को बड़ा जरा ध्यान से देख लीजिएगा, जिससे कि आप एक सही कॉम्बिनेशन रेडी कर सको। और एक और बहुत अच्छी खुशखबरी है चेन्नई के लिए कि डिवॉल्ड ब्रेविस के खेलने के अब जो चांसेस हैं वो लगभग 50% बन चुके हैं। मतलब चांसेस 50-50 हैं, खेल भी सकते हैं इस मैच के अंदर, या फिर एक मैच का और रेस्ट दिया जा सकता है डिवॉल्ड ब्रेविस को। तो डिवॉल्ड ब्रेविस अगर टीम में आते हैं तो फिर जो कॉम्बिनेशन है वो और तगड़ा हो जाएगा चेन्नई का। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ से सबसे पहले कि आखिर करना क्या है। लेकिन हाँ मित्रों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, अगर आप वीडियो देख रहे हो, सब कुछ प्रेडिक्शन ले रहे हो, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे मैं आपको फाइनल पिच रिपोर्ट प्रोवाइड करा दूंगा, यहाँ पर मैं आपको अपनी फाइनल टीम दे दूंगा, सही कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा। अब ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं है, बस वीडियो के नाम पर क्लिक करोगे, मोर पर क्लिक कर देना और ये नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। इस पर क्लिक करते ही आप लोग हमारे साथ में जुड़ जाएंगे टेलीग्राम पर। चलिए बात करते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में। लाइक के साथ में वीडियो का आगाज करना, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों मैच खेला जाएगा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। अब दोस्तों बेंगलुरु का जैसे ही नाम आता है ना, तो इत्तू सा ग्राउंड दिमाग में आ जाता है। छोटा सा ग्राउंड है। एक मैंने पॉडकास्ट देखा था, उसमें कुलदीप यादव तक ये बोल रहे थे कि चिन्नास्वामी में आकर ऐसा लगता है कि हम भी सिक्स मार सकते हैं। इतना छोटा ग्राउंड है, आप अंदाजा लगा लीजिए कि कुलदीप यादव ऐसा बोल रहे थे। तो आप इस चीज को तो समझ ही रहे हैं कि ग्राउंड कितना सा है। और जब छोटा ग्राउंड आता है, बैटिंग विकेट मिलता है, तो 200 का जो स्कोर है वो लोडिंग हो जाता है, सीधा सीधा लोडिंग हो जाता है। और यही रीजन है कि आप देखेंगे कि 190 से ऊपर के स्कोर इस मैदान पर 54 बार बन चुके हैं। लास्ट जो कुछ मैचेस इस मैदान पर खेले गए, अगर हम उनकी बात करें, तो आखिरी मैच में 201 बना था हैदराबाद का, जो बेंगलोर ने महज 16 ओवर में चेज कर लिया। मतलब यहां पर ना 200 रन भी सेफ नहीं है, सेफ नहीं है। अब इसके पहले जो मैचेस थे वहां भी बहुत कुछ ऐसा ही था। 213 211 कर दिया, यहाँ पे 205 था। आरआर ने 194 कर लिया था। ये डकवर्थ लुइस वाला जो मैच था जिसमें 95 रन 9 रन थे और पंजाब ने इस मैच को विन किया। अब मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं, फिर इसके बाद आपको कुछ रिकॉर्ड्स और दिखाने वाला हूं। पहली चीज आप ये मान के चलना कि ड्यू के चांसेस रह सकते हैं, थोड़े से, ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि क्लाउडी है, क्लाउडी एटमॉस्फेयर रहेगा और इसी वजह से ड्यू के चांसेस थोड़े से कम रहेंगे। मतलब यहाँ पे भी थोड़ा सा आप कह सकते हो बहुत कम ड्यू आपको देखने मिलेगी। और जनरली सेकंड बैटिंग करने वाली टीम मैच को निकाल देती है, इसीलिए टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला आपको देखने मिल जाएगा। ये दो चीजें हैं जो आपको नॉर्मल में देखने मिलती हैं। अब इस मैदान पर पिछले मैच में ईशान किशन ने स्कोर किया था, जो कि नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे थे, और अगर ये खेलते रहते तो स्कोर 240 होता। यहाँ फिर दूसरी तरफ विराट कोहली का स्कोर था, ये तो खैर ओपन करने आए थे। इसके पहले विराट कोहली ने स्कोर किया, ये ओपन कर रहे थे। यहाँ पे विराट कोहली ने स्कोर किया, ये ओपन कर रहे थे। और यहाँ पे टिम डेविड का स्कोर था, जो कि नंबर 7 पर थे। सेकंड इनिंग में विराट कोहली ओपन, जायसवाल ओपन, महात्रे ओपन, निहाल वडेरा नंबर 5। ये मैच में बारिश थी, डकवर्थ लुइस लगा था, इसलिए अनएक्सपेक्टेड आप कह सकते हो। बाकी ये जो 3 मैच आपके सामने हैं, इसमें एक चीज आपको बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि यहाँ ना टॉप ऑर्डर आपको बहुत अच्छा करके देता है, क्योंकि बैटिंग विकेट है, पहली चीज। दूसरी चीज स्विंग नहीं है। तीसरी चीज बाउंड्रीज बहुत छोटी हैं, शॉर्ट बाउंड्रीज हैं। अगर आपने पावर प्ले में सर्किल को टिपा दिया तो बॉल बहुत हद तक 6 के लिए ही चली जाती है। तो ऐसा कुछ आपको यहां पर देखने मिल जाता है। अब आप पावर प्ले की स्थिति अगर देखेंगे तो यहां तो 49 पे 3 हो गया, 3 विकेट गए, उसके बावजूद भी 49 रन पावर प्ले में बन गए। यहाँ 71 रन बने थे पावर प्ले में। यहाँ तो खैर ये कम ओवर का पावर प्ले था, 26 में 3 था, और यहाँ 59 पे 0 है। तो पावर प्ले में जो मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर है वो लगभग 55 के आसपास है। मतलब 55 तो बनना ही चाहिए पहली इनिंग के अंदर। सेकेंड इनिंग में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 76 बना, 58 पर 2 था यहाँ पे सीएसके का। सीएसके ने भी 58 रन बनाए थे, जिसमें यहाँ पे
72 रन पर 2 विकेट थे और यहाँ पे 33 रन पर 2 विकेट हमने पावर प्ले में देखे। सेकेंड इनिंग के अंदर विकेट ऑलमोस्ट कंपलसरी है। सेकेंड इनिंग के अंदर आप देखेंगे हर एक मैच में पावर प्ले में विकेट आया है, तो सेकंड इनिंग में आप पावर प्ले में कम से कम 1 विकेट मानकर चलिएगा ही चलिएगा। पहली इनिंग में हालांकि इसके चांस थोड़े से कम थे, जैसे कि यहाँ 0 था, यहाँ पर भी 0 था। इस वाले मैच में 3 थे, तो इसमें भी आपको 3 देखने मिले। अब विकेट जो गिरे हैं वो किसको मिले हैं, जरा हम इसके बारे में बात करते हैं। तो आप क्या देखेंगे भैया, 11 विकेट मिले फास्ट बॉलर को, ठीक है। यहां पर 8 विकेट निकाले फास्ट बॉलर्स ने, यहां पर टोटल 9 विकेट निकाले फास्ट बॉलर्स ने, और यहां पर 10 विकेट फास्ट बॉलर्स के खाते में आए थे। और रही बात स्पिनर्स की, तो स्पिनर्स को मिले सिर्फ 2 विकेट। यहां पे स्पिनर्स को फिर से 2 विकेट मिले, यहां पे स्पिनर्स को टोटल 4 विकेट देखने मिले, और इस वाले मैच के अंदर स्पिनर्स को सिर्फ और सिर्फ 3 विकेट देखने मिले। तो स्पिनर को कितने विकेट आए टोटल? 2, 4, 8 और 11 विकेट। टोटल 11 विकेट स्पिनर को मिले हैं 80 में से। फास्ट बॉलर्स को कितने मिले हैं? 11, 19, 19 और 10, 29, 29 और 9, 38 विकेट। 38 विकेट जो है वो फास्ट बॉलर्स ने निकाले। तो आपका पूरा फोकस फास्ट बॉलर्स की तरफ होना चाहिए। स्पिनर्स के पीछे आपको ज़्यादा भागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ग्राउंड उस तरह का है जहां पर आपके स्पिनर ज़्यादा काम नहीं आ पाएंगे, जितने ज़्यादा काम आपके फास्ट बॉलर्स आएंगे। तो ये सबसे प्राइम चीज़ है जो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, अगर आपको कोई भी ऐसा स्पिनर मिल जाता है, जैसे कि हम चेन्नई की बात करें, अगर गलती से अगर नूर अहमद खिला दिया तो आप नूर अहमद को भर लेंगे, और ऐसा बहुत, ये मान लेना कि 10% चांस होंगे कि नूर अहमद 2 या 2 से ज़्यादा विकेट निकाले ऐसी सिचुएशन में जहां ग्राउंड छोटा है। क्योंकि जनरली स्पिनर्स को विकेट मिलते हैं, गेंद हवा में खड़ी हो जाती है, कैचेस हो जाते हैं, बाउंड्री पर आउट हो जाते हैं, ये आपको देखने मिलता है। प्लम्ब वगैरह बहुत कम होते हैं, एजिस वगैरह आपको बहुत कम देखने मिलते हैं, ज़्यादातर आपको ऐसे ही विकेट स्पिनर्स के खाते में देखने मिलते हैं। लेकिन ये वो ग्राउंड है जहां पर स्पिनर्स का जो मिस हिट है वो भी बाहर हो सकती है गेंद। इसीलिए नूर अहमद जैसे स्पिनर को आप चाहो तो ग्रैंड लीग में ट्राई करना, पर स्मॉल लीग में हम सही चलेंगे, प्रेडिक्शन के साथ में चलेंगे। अब आगे बढ़ें, दोनों टीमों का हेड टू हेड देखें। एक समय बहुत तगड़ी राइवलरी हुआ करती थी चेन्नई और आरसीबी की, जब ये ज़्यादातर मैचेस चेन्नई जीत लिया करती थी। अब ये आरसीबी तगड़ा कर रही है, पिछले 6 में से 4 मैचेस को जीता है इन्होंने। आखिरी मैच में भी चेन्नई ने बाजी मारी थी, जिसमें जैकब बेथल का 55, विराट कोहली का 62 आया था, रोमारियो के 53 थे और लुंगी अनगिडी के 3 विकेट थे। यहाँ जडेजा ने 77 किया था, जो कि अब इस टीम में नहीं है। आयुष महात्रे 94 रन किए थे, ओपन कर रहे थे इस मैच में, ध्यान रखिएगा, नंबर 3 पर बैटिंग नहीं कर रहे थे। यहाँ पे रजत पाटीदार का 51 था, विराट का 31 था, सॉल्ट का 32 था, जॉश हेजलवुड अभी टीम में नहीं है और यश दयाल भी टीम में नहीं है। तो दूसरी तरफ रचिन रविंद्र का 41, नूर अहमद के 3 और पतिराना के 2 विकेट हमने देखे थे। अब बात करेंगे सबसे पहले हम बेंगलुरु के बारे में। बेंगलुरु की प्लेइंग 11 देख लेते हैं। आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि बेंगलोर बैटिंग बहुत तगड़ी है। आप चाहे सॉल्ट हो, कोहली हो, देवदत्त हो, पाटीदार, जितेश शर्मा, टिम डेविड, सभी खिलाड़ी ऐसे हैं जो लगभग 160-170 के स्ट्राइक रेट से बहुत इजीली खेल सकते हैं। लेकिन इनके साथ बहुत बड़ी समस्या है गेंदबाजी की। पिछले मैच में चलो जैकब डफी ने विकेट निकाल दिए थे, इस वजह से इन्होंने हैदराबाद को फंसा लिया था। लेकिन इसके अलावा ना ही सुयश शर्मा ने अच्छी गेंदबाजी की, ना ही अभिनंदन सिंह ने की, ना ही भुवनेश्वर कुमार ने की। अब आप कहोगे कि इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि दिक्कत आ गई। अगर आपको पावर प्ले में 49 रन पर 3 विकेट मिल गए, तो इसके बाद टोटल टीम के स्कोर कितना होना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा 14 ओवर के अंदर 70 रन और 80 रन। चलो और अच्छी कर ले तो 100 रन बना देती है टीम। लेकिन यहाँ स्थिति बिल्कुल उल्टी हुई। 14 ओवर में 150 रन खाए थे, 3 विकेट पावर प्ले में प्राइम बल्लेबाजों के निकालने के बाद में। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि बेंगलोर की गेंदबाजी कितनी खराब रही थी। तो गेंदबाजी की वजह से ही चांस बन सकता है कि ये मैच जो है इनके खाते से चला जाए। अगर आप इनका इस ग्राउंड का रिकॉर्ड देखेंगे तो सॉल्ट का इस मैदान पर रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, 20 का एवरेज है। विराट कोहली का रिकॉर्ड इस मैदान पर बहुत अच्छा है, देवदत्त का रिकॉर्ड 27 का है, रजत पाटीदार का 31 का एवरेज है, टिम डेविड का 55 और जितेश शर्मा 15 प्लस कुरनाल पंड्या का 21 का बैटिंग एवरेज आपको देखने मिलता है। अगर हम बात करें गेंदबाजी की तो रोमारियो ने 3 विकेट निकाल दिए थे, ठीक है। कुरनाल के पास में 5 विकेट है 15 इनिंग्स के अंदर, भुवनेश्वर के पास में 18 ही विकेट्स हैं और जैकब डफी को लास्ट मैच में 3 विकेट मिले थे। सुयश शर्मा के 6 विकेट इस मैदान पर पहले आ चुके हैं। अगर आप हाईएस्ट की बात करोगे ना,
तो यहाँ पे किसी भी गेंदबाज का जो हाईएस्ट है वो 4 विकेट का नहीं है। 3 विकेट भी अगर मिले हैं तो या तो शेफर्ड को मिले हैं या डफी को मिले हैं। बाकी ना भुवनेश्वर कुमार को 3 मिल पाए अभी तक, ना कुरनाल को 3 मिले हैं, ना सुयश शर्मा को 3 मिले हैं। तो एक चीज तो हमें यहीं से बेहतर तरीके से क्लियर हो रही है कि 3 विकेट वाला कोई गेंदबाज है ही नहीं। तो अगर आपको 40 या 50 पॉइंट देखने मिल रहे हैं और 1-2 विकेट भी मुश्किल ही रहते हैं, तो आप ज्यादातर बल्लेबाजों को रखने में फायदा रहेगा आपको। अब अगर हम यहां से फिल सॉल्ट के बारे में चर्चा करें, चेन्नई के सामने इनका रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा खराब है। पिछले 1 साल के अंदर इनका एवरेज 30 का है। तो चेन्नई के सामने जो इनका रिकॉर्ड खराब है, उससे लिए आप इनको ग्रैंड लीग में छोड़ने का विचार बना सकते हो कुछ ज्यादा टीम्स में, ठीक है। और इनको बहुत दिक्कत आती है जब कोई राइट आर्म फास्ट बॉलर इनके सामने आता है। ऐसा कोई गेंदबाज आपको नहीं मिलेगा। मैट हेनरी हैं, ठीक है, पर उतने फास्ट नहीं है। तो मैट हेनरी इनके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। पिछले मैच में इनको लेफ्ट आर्म मीडियम ने आउट किया था। अब अगला नाम है विराट कोहली का। विराट कोहली चेन्नई के सामने 37 और पिछले 1 साल में लगभग 57 का बैटिंग एवरेज है। दोनों मैचेस में बेहतर रिकॉर्ड है और खास तौर से चेस करते हुए और खास तौर से इस ग्राउंड के ऊपर। और नूर अहमद ने इनको 2 बार परेशान किया है, लेकिन स्ट्राइक रेट 142 का है, प्लस 44 गेंदें खेली है। तो ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं कहूँगा इसे मैं। फिर आते हैं आप देवदत्त की तरफ। देवदत्त ने ही पिछले मैच का रुख बदला था, जिनके पास जबरदस्त बैटिंग स्ट्राइक रेट था। 142 के स्ट्राइक रेट के साथ में इन्होंने 20 रन बनाए हैं अपनी पिछली कुछ 10 या 18 इनिंग के अंदर। और पहले बैटिंग करते हुए 150 है, सेकंड बैटिंग करते हुए 250 है। इनको आप चेस करते हुए ट्राई करना। पहले बैटिंग में चाहो तो आप छोड़ने का जो रिस्क है वो ले सकते हैं। इनको समस्या आती है जब कोई अच्छा राइट आर्म मीडियम या फिर कोई अच्छा ऑर्थोडॉक्स इनके सामने आ जाए। तो अंशुल कंबोज ये हैं। वैसे मुझे लग रहा है कि जेमी ओवर्टन से रिप्लेस हो सकते हैं। खलील अहमद 2 बार आउट कर चुके हैं और प्रशांत वीर जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, जिनसे ज़्यादा गेंदबाजी नहीं कराई गई। अब बात कर लेते हैं यहाँ से रजत पाटीदार के बारे में। पाटीदार की क्या स्थिति है? देखो, पाटीदार तो आकर चला रहे हैं बैट। पिछले मैच में भी लगभग 10 या 11 गेंदों में 31 का स्कोर किया था और लगभग 300 प्लस के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की थी। और यही रीज़न है कि जो रजत पाटीदार हैं, ये इंपॉर्टेंट पिक हो जाते हैं। राइट आर्म मीडियम के सामने इनको 9 बार और लेग स्पिन के सामने ये 2 बार पहले आउट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। राहुल चहर इनको 2 बार आउट कर चुके हैं और अंशुल कंबोज से इनको परेशानियाँ ज़्यादा रहने वाली हैं, क्योंकि ये थोड़े बहुत स्लोअर वन का इस्तेमाल अच्छा कर लेंगे। अब जितेश शर्मा की तरफ मैं कभी भी जाना पसंद नहीं करता हूं, चाहे कितना भी अच्छा खेलें। तो जितेश शर्मा मेरी टीम में नहीं है। रिकॉर्ड आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो। टिम डेविड आपके लिए हमेशा एक पंटर पिक रहेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनको अपने 100 रन करने के लिए कोई 60 या 70 गेंदों करने की जरूरत नहीं है। वो एक इंग्लैंड के प्लेयर जैसे इनको बहुत बड़ा स्कोर करने के लिए बहुत ज़्यादा गेंदे की जरूरत नहीं लगती है। इनको अगर 100 करना है और इनके बैट पर बॉल आ रहा है तो वही 34-35 गेंदों में 100 हो जाएगा। इसलिए टिम डेविड पहले बैटिंग में तो हर एक मैच में ज़रूरी है, ठीक है। पहले बैटिंग करते हुए 150, सेकंड बैटिंग करते हुए 350 इनके खाते में है। आप इस रिकॉर्ड से हटकर बात करिएगा। और अब हम देखें अगर इनका बैटल, तो नूर अहमद ने इनको 2 बार पहले भी आउट किया हुआ है। इसके बाद आते हैं रोमारियो शेफर्ड, और रोमारियो शेफर्ड को मिले थे विकेट्स। 45 में 36 विकेट्स हैं। इनको रख लेने में फ़ायदा होगा क्योंकि बैटिंग प्लस बॉलिंग आपको दोनों करके देंगे। तो रोमारियो शेफर्ड एक अच्छी चॉइस है जिनको आप टीम में ले सकते हैं। इसके बाद कुरनाल पंड्या पर अभी दिमाग नहीं लगाना, खासतौर से इस ग्राउंड के ऊपर तो बिल्कुल नहीं लगाना है दिमाग, ठीक है। फिर आते हैं अभिनंदन सिंह। इन्होंने ऐसे कोई खास गेंदबाजी नहीं की तो इन पर भी आप दिमाग नहीं लगाओगे। जैकब डफी को 3 विकेट मिले हैं, पर ये उस लेवल के गेंदबाज नहीं हैं, ये ध्यान रखिएगा। आप सोच रहे हो कि हर मैच में 3-4 आएंगे, नहीं आएंगे। इस मैच में संभवतः हो सकता है कि एक भी विकेट ना मिल पाए इन्हें। इसके बाद है भुवनेश्वर कुमार, कम से कम 1 विकेट इनको आएगा ही आएगा। और रही बात सुयश शर्मा की, तो कम से कम 1 विकेट ये भी निकाल देने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं चेन्नई के बारे में। क्या कर रही है चेन्नई की टीम और कितना गंदा कर रही है, लेकिन क्या सुधार की आवश्यकता है? पहली चीज कि आप आयुष महात्रे से ओपन कराओ गायकवाड़ के स्थान पे। नंबर 3 पे आप भेजो गायकवाड़ को, पहला चेंज ये होना चाहिए। चौथे नंबर पे किसी भी सूरत में, किसी भी सूरत हाल में मैथ्यू शॉट को ही आना चाहिए। मैथ्यू शॉट अगर लगातार खेलेंगे तो टीम को फायदा देंगे। लेकिन इस मैच में एक और अच्छी खबर है कि डिवॉल्ड ब्रेविस के वापस आने के चांसेस बन रहे हैं। तो डिवॉल्ड ब्रेविस आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं नंबर 4। फिर आपको मिलेंगे कार्तिक शर्मा, फिर आपको मिलेंगे सरफराज, इसके बाद आपको प्रशांत वीर मिल जाएगा। फिर मैट हेनरी, अंशुल कंबोज, खलील अहमद, नूर अहमद के स्थान पे आपको जेमी ओवर्टन खेलते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि स्पिन ट्रैक नहीं रहेगा। तो या तो पूरे या फिर कुछ से ज़्यादा फास्ट बॉलर्स आपको नजर आएंगे। अब इस मैदान का रिकॉर्ड इनका कैसा है?
संजू सैमसन का रिकॉर्ड इस मैदान पे अच्छा है, बेकार रिकॉर्ड है गायकवाड़ का, 42 का एवरेज है सरफराज का और 41 का एवरेज है इनका शिवम दुबे का इस मैदान के ऊपर। अब आप गेंदबाजी में देखोगे ना तो नूर को 5 विकेट मिले हैं और 5 ही विकेट खलील अहमद को भी मिले हुए हैं। सबसे पहला नाम है ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ बहुत ही ज़्यादा फंसे हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए गायकवाड़ मेरी स्मॉल लीग की टीम से थोड़ा सा नदारद हो सकते हैं। ठीक है, पहले बैटिंग करते हुए 350 है, सेकंड बैटिंग करते हुए भी 350 है। लेफ्ट आर्म जब कोई फास्ट बॉलर आएगा तो वो इनका विकेट निकाल देगा, जैसे कि मोहसिन खान। अगला नाम है यहाँ पे संजू सैमसन का, जिनके पास में 21 का एवरेज है, 42 का बैटिंग एवरेज इनका पिछले 1 से 1.5 साल में। देखो वर्ल्ड कप में जो करके आए हैं उसके लिए 2-3 फ्लॉप तो बनता है, तो 2-3 फ्लॉप के बाद ही हम इनको कैप्टनसी के लिए लेकर जाने वाले हैं। ठीक है, लास्ट मैच में लेफ्ट आर्म मीडियम ने आउट किया भुवनेश्वर कुमार के सामने, ये 4 बार पहले आउट हो चुके हैं। ये जरूर बैटल आपको देखने मिलेगा, भुवनेश्वर कुमार वर्सेस संजू सैमसन, क्योंकि संजू सैमसन के पैर नहीं चलते हैं और भुवनेश्वर कुमार कराते हैं स्विंग, इसी वजह से विकेट के चांसेस बढ़ जाते हैं। आयुष म्हात्रे अच्छा लड़का है, इसको ले सकते हो आप, कोई समस्या नहीं है। फिर अगला नाम आता है शिवम दुबे। अगर स्पिन ट्रैक रहा तो शिवम दुबे थोड़ा सा ऊपर आएंगे, अगर स्पिन ट्रैक नहीं रहा तो फिर शिवम दुबे आपको नीचे खेलते हुए नजर आएंगे। पहले बैटिंग करते हुए बहुत कमाल चॉइस है, क्योंकि 450 कर चुके हैं और पिछले मैच में भी 45 का नॉट आउट था, वो भी पहले बैटिंग करते हुए। इसके बाद है कार्तिक शर्मा, अच्छे हिट लगा लेते हैं, अगर आप चाहो तो जीएल में इनको रखिएगा। फिर आप देखेंगे सरफराज का बैटिंग ऑर्डर फिक्स करेगा कि इनको लेना है या नहीं लेना है। अब चूंकि इम्पैक्ट में अगर आते भी हैं तो फिर आपको यही खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पिछले 2 मैचेस में इनका इस्तेमाल सही तरीके से हुआ है। पहले बैटिंग करते हुए इनका 22 का एवरेज है, सेकंड बैटिंग करते हुए इनका 32 का एवरेज आपको मिलता है। प्रशांत वीर ने लास्ट मैच में कुछ भी अच्छा नहीं किया, ना तो गेंदबाजी की और बल्लेबाजी तो बहुत ही गंदी की है, तो प्रशांत वीर अभी जो हैं वो उतने बेहतर पिक नहीं रहेंगे। इसके बाद खलील अहमद को कम से कम 2 विकेट मिलने वाले हैं इस मैच के अंदर, कम से कम 2 विकेट, 1 से 2 तो मिलना तय है, और पिछले 1 साल में 16 में 15 विकेट्स हैं। फिर आते हैं नूर अहमद, इनके पास में 25 इनिंग में 8 विकेट्स मौजूद हैं और 56 इनिंग में 72 विकेट ये टोटल निकाल चुके हैं। अब डिपेंड करेगा कि ये टीम नूर अहमद को कैसे खेलती है। लास्ट अंशुल कंबोज, जिनके पास 4 विकेट हैं, 21 में 26 विकेट निकाल चुके हैं, तो अंशुल कंबोज आपके लिए एक बेहतर चॉइस बनने वाला है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ से टीम कॉम्बिनेशन की, कि कौन से प्लेयर ऐसे हैं जो आपकी कप्तानी के लिए दावेदारी पेश करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन दोनों जगह दिया हुआ है। और अब हम बात करते हैं मैट हेनरी के बारे में, जिनके पास में 33 विकेट हैं। अगर ये पहले बॉलिंग करेंगे तो इनके आराम से आपको 2 या 3 विकेट देखने मिलते हैं। राहुल चहर इस मैच से बाहर हो जाएंगे, अगर रहते भी हैं तो आपको रखने की आवश्यकता नहीं है। अब कैप्टन वाइस कैप्टनसी में संजू सैमसन बहुत ऊपर चॉइस है, सॉल्ट और विराट कोहली के साथ में। सेफ अगर जाना चाहते हो तो आयुष म्हात्रे, मैट हेनरी और रजत पाटीदार को आप जीएल में ज़रूर ट्राई करिएगा। अब अगर टीम कॉम्बिनेशन में कोई फेरबदल आपको दिखता है तो मुझे बताना। देखो सीधा सिंपल सा फंडा है, संजू सॉल्ट दोनों हैं, ये बीच के 4 बल्लेबाज रख लिए, कोहली, पाटीदार, पडिक्कल और म्हात्रे। इसके बाद शिवम दुबे और रोमारियो शेफर्ड हैं, जैकब डफी, मैट हेनरी और खलील अहमद को हमने टीम में रखा हुआ है। अब मुझे जो भी फेरबदल लगेंगे ना तो वो तो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा, तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हो तो ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन दोनों जगह मिल जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद।